नमस्कार, चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा जादू की चक्की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। पुराने जमाने की बात है, जापान में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके पास एक बहुत बढ़िया घोड़ा, घर की चौकसी करने वाला कुत्ता और एक सुंदर काली बिल्ली थी। एक खूबसूरत मुर्गा व मुर्गी भी थे जो रोज ताजे ताजे अंडे देती थी। दुर्भाग्यवश उसका भाग्य पलटा। एकाएक वह अपनी सारी धन दौलत खो बैठा और इतना गरीब हो गया कि उसके पास हर दिन खाने पीने के पैसे तक न रहे। उसने अपने प्रिय कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा व मुर्गी को बुलाया और रोते रोते बोला, प्रिय मित्रों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और सदा तुम्हारी देखरेख करना चाहता हूँ, किंतु अब मैं इतना गरीब हो गया हूँ कि अब मेरे पास अपने और तुम्हें खिलाने पिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हें भूखा प्यासा देखकर मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अच्छा तो यही होगा कि तुम सब इधर उधर जाकर कोई अच्छे घर और मालिक को खोजो, जहाँ तुम्हारी ठीक प्रकार से देखभाल हो सके। अपने मालिक की दुख भरी बातें सुनकर सभी जानवरों को बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ। कोई भी अपने प्रिय मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मुर्गा और मुर्गी बोले। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर बोली, हाय हाय, अब मैं किसकी गोद में बैठूंगी? मुझे कौन मछली खिलाएगा? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ चौकसी करूंगा? कुत्ता भौंकते भौंकते बोला। घोड़ा हिनहिनाया, मुझ पर अब कौन सवारी करेगा? चूंकि उनका मालिक अब उनकी देखरेख नहीं कर सकता था। बेचारे दुखी जानवरों को अपने नए घर और मालिक को खोजने के लिए पुराने घर और पुराने मालिक को छोड़ना ही पड़ा। दयालु मालिक, वे बोले, आपने कई सालों तक हम सबकी अच्छी तरह देखभाल की। आरिगातो, बहुत धन्यवाद। अब हम विदाई लेने आए हैं। सायोनारा, आप अपना ध्यान रखें। सायोनारा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मनुष्य तो अवश्य होगा जिसे जानवरों से प्रेम हो और हम सबको रख ले। हम भी उसकी सच्चे मन से सेवा करेंगे। चलते चलते जानवर आपस में बातें कर रहे थे। मैं उसे हर दिन सुबह तड़के उठा सकता हूँ, मुर्गे ने कहा। मैं उसे रोज ताजे ताजे अंडे दे सकती हूँ, मुर्गी ने कहा। मैं उसके घर के सारे चूहे पकड़ सकती हूँ, बिल्ली बोली। मैं उसके घर की चोरों डाकुओं से चौकसी कर सकता हूँ, कुत्ता भौंक कर बोला। और मैं उसे अपनी पीठ की सवारी करा सकता हूँ, उसके खेत भी जोत सकता हूँ, घोड़ा बोला। चलते चलते वे सब बहुत बड़े किसान के घर पहुँचे। कृपा करके आप हम सबको नौकरी दीजिए। अगर आप हमें रख लेंगे तो हम आपकी बहुत अच्छी सेवा टहल करेंगे, वे सब बोले। मेरे पास तो बहुत सारे जानवर हैं, मुझे दुख है कि मैं आप सबको नहीं रख सकूंगा, किसान ने कहा। फिर वे सब चलते चलते और भी किसानों के घर गए, पर उन्हें वहां भी वैसा ही जवाब मिला। अब बेचारे थके मांदे जानवर गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलते कहीं रात बिताने के लिए जगह खोजने लगे। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी हमें रखने वाला नहीं है, मुर्गा व मुर्गी बोले। हम तो बहुत थक गए हैं। मैं बहुत ताकतवर हूँ और बिल्कुल नहीं थका हूँ, बलवान घोड़ा हिनहिनाते हुए बोला। आओ तुम लोग मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, कुछ देरी में म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली बोली। हाय हाय, मैं भी बहुत थक गई हूँ, भूख भी बहुत लगी है। काश अगर एक छोटी सी मछली तक मिल जाती, ऐसे तो मैं गली कूचे की बिल्ली हो जाऊंगी। भूखी थकी बिल्ली भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गई। यहाँ के सब लोग बहुत स्वार्थी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। कुत्ता भौंका और वो भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। सब जानवरों में से घोड़ा ही खुशमिजाज रहा। हिन हिन कर, दोस्तों, इतने उदास मत हो, जरा सोचो तो कि कम से कम हम सब एक साथ तो हैं, अकेले अकेले तो नहीं। यही समझो
कि हम सब साथ साथ अपने सुंदर देश जापान का भ्रमण कर रहे हैं। यह दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे अच्छे दिन जल्दी ही फिर लौटेंगे। हम सब फिर से सुखी संतुष्ट होंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम सब आराम से मेरी पीठ की सवारी करो, मैं भी तुम्हारी मदद करके खुश हूँ। घोड़ा बोला। धीरे धीरे शाम हो गई और अंधेरा हो गया। घोड़ा सभी जानवरों को पीठ पर लादे इधर उधर देखते देखते रात बिताने की जगह खोजते खोजते एक सुनसान जंगल में पहुंच गया। वहां उसे दूर एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। शायद कोई दयालु मनुष्य हमें केवल एक रात यहाँ काटने देगा। मुर्गा बोला। जब घोड़े ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो वहां कोई भी नहीं था। यहाँ कुछ खाने को तो नहीं मिलेगा, मगर यहाँ भीतर कम से कम आराम तो कर सकते हैं। कुत्ता भौंका। थके मांदे जानवर भीतर घुसे और एक कमरे में आराम से सो गए। एकाएक आधी रात को बगल के कमरे से हल्ला गुल्ला और ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई पड़ी। सभी जानवर घबराकर जाग उठे और बगल के कमरे में चुपके से झांका। उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे भयंकर भूत प्रेत, लाल काले हरे नीले, जिनके सिर पर सींग, जलती आंखें व लंबी लंबी पूंछ थी, जमा थे। वे बड़े बड़े थैले में से चमकता सोना चांदी व दमकते जवाहरातों को निकाल निकाल कर फर्श पर ढेर के ढेर लगा रहे थे। एकाएक बहुत भयानक भूत चिल्लाया। भूख लगी है, भूख लगी है, जल्दी जल्दी चक्की निकालो। यह सुनकर जानवर आपस में कानाफूसी करने लगे। चक्की से ये भूत आखिर क्या करेंगे? एक भूत ने अलमारी से एक छोटी चांदी की चक्की निकालकर फर्श पर रख दी। फिर चक्की को दाईं ओर घुमाते हुए बोला, सूप निकालो, सूप निकालो। बड़े बड़े गरम कटोरे से सूप निकलने लगा। भूतों ने छककर बढ़िया सूप पिया। फिर चावल निकालो, चावल निकालो, जल्दी निकालो। भूत चिल्लाया। ताजे सुगंधित सफेद चावल से भरे थाल निकले, जिसे छक्कर भूतों ने खाया। फिर भूत बोला, मछली निकालो, मछली निकालो। भूत चिल्लाया। तरह तरह की स्वादिष्ट मछलियां, रोहू, झींगा, चिगड़ी, केकड़े गरम गरम चक्की से निकलते चले आए। भूत प्रेतों ने बढ़िया से बढ़िया भोजन छक्कर खाया। जब उनका पेट भर गया तो भूत ने चक्की बाईं ओर घुमाई और पुकारा, बंद करो, बंद करो। चक्की एकदम रुक गई। इतना सारा स्वादिष्ट बढ़िया खाना चक्की में से निकलता हुआ देखकर बेचारे थके भूखे जानवरों की तो लार टपकने लगी। काश हमें भी कुछ खाने को मिल जाता, वे सोचने लगे। फिर भूत प्रेत फर्श पर लेटकर जोर जोर के खर्राटे मारने लगे। उन्हें गहरी नींद में सोया देखकर घोड़ा जानवरों से फुसफुसा कर बोला, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम सब मिलकर इन भूत प्रेतों को डराकर यहाँ से भगा दें तो इन सब का धन अपना हो जाएगा। कैसे कैसे हमें बताओ। सभी जानवर बहुत उत्साहित होकर बोले, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। देखो, पहले कुत्ता मेरी पीठ पर चढ़ सकता है, फिर बिल्ली कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाए, फिर मुर्गा व मुर्गी दोनों उड़कर बिल्ली पर बैठ जाएं। बुद्धिमान घोड़े ने सबको ठीक ठाक समझाया। फिर हम सब एक साथ हिनहिनाते, भौंकते, म्याऊं म्याऊं, कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू जोर से करते शोरगुल, हल्ला गुल्ला करते इन भूत प्रेतों के कमरे में घुसकर उन पर टूट पड़ेंगे। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। चलो अब जल्दी जल्दी करो। घोड़ा बोला। सभी जानवर जल्दी से एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए, जैसे घोड़े ने बताया था। हम सब तैयार हो गए हैं। घोड़ा 1 2 3 हिनहिनाया। हिन हिन, बाव बाव, बाव बाव, भाव भाव, भाव भाव। इतना डरावना शोरगुल, कितना भयंकर कोलाहल, कान फोड़ने वाला, जैसे जानवर एक साथ हिनहिनाते, बाव बाव भौंकते, म्याऊ म्याऊ, कुकड़ुक्कू जोर जोर से हल्ला गुल्ला करते सोते हुए भूत प्रेतों पर टूट पड़े। गहरी नींद में सोए भूत प्रेत अचानक जगे और भय से थरथर कांपते चिल्लाते, राक्षस, भयंकर राक्षस, हम सबको खा जाएगा, भागो भागो। चीखते चीखते अपना सामान वहीं पर छोड़कर जान बचाने के लिए सिर पर पैर रखकर दूर जंगल में भाग गए।
जब जानवरों को भूत प्रेतों की इतनी सारी धन संपत्ति, जादू की चक्की फर्श पर बिखरी पड़ी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने घोड़े की बहुत प्रशंसा की। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, अब तो हम यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। मुर्गा बोला, इस सब धन संपत्ति और जादू की चक्की को हमें अपने प्रिय मालिक को ले जाकर देना चाहिए। स्वामी भक्ति घोड़ा बोला, उसने कितने लंबे समय तक हमारी प्रेम प्यार से देखभाल की है। हाँ हाँ, सभी जानवर प्रसन्न होकर बोले, हमें यही करना चाहिए। जानवर भूत प्रेतों की छोड़ी हुई संपत्ति व जादू की चक्की लेकर अपने पुराने मालिक के घर वापस चले आए। उन्हें देखकर वह बहुत चकित व प्रसन्न हो गया। वह खुशी के आंसू टपकाते हुए बोला, प्यारे दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। आप सबको फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे दुख है कि मैं अभी भी आपको कुछ खिला पिला नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं अभी भी गरीब हूँ। दयालु मालिक, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। स्वामी भक्त घोड़ा बोला, आपने हम सबको प्रेम प्यार से बहुत दिनों तक देखा भाला है, अब हम सब आपकी देखरेख करेंगे। ऐसा कहते कहते उसने भूतों से मिला चमकता सोना, चांदी, दमकते जवाहरात, जादू की चक्की सभी जानवरों की ओर से मालिक को भेंट कर दिए। ये जादू की चक्की है, आप देखते जाइए यह कैसे चलती है। घोड़ा बोला, देखिए देखिए, तरह तरह का स्वादिष्ट खाना चक्की में से निकलता देखकर आश्चर्य से डूबे मालिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अद्भुत अद्भुत, उसने चिल्लाकर दांतों तले अंगुलियां दबा ली। फिर उसने सभी जानवरों के साथ बैठकर बढ़िया दावत खाई। हंसी खुशी से इतना खाया जिसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, वह प्रसन्नता से बोला। अब तो मालिक फिर से बहुत धनी हो गया, उसे फिर भी चीज की कोई कमी ना रही। उसके दिन अपने प्यारे जानवरों के साथ खुशी से बीतने लगे। धन्यवाद। सुनते हैं जापानी लोक कथा बादल भूत, जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। एक छोटी सी पहाड़ी गांव में यारोकू नामक एक जवान व तगड़ा लकड़हारा रहता था। वह पहाड़ों से लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसका मित्र लकड़हारा पहाड़ों पर लकड़ी काटने गया, मगर वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद एक और लकड़हारा भी लौटकर नहीं आया। कुछ गांव वाले उन्हें ढूंढने पहाड़ों पर भी गए, किंतु कोई भी नहीं मिला। कितनी अजीब बात है, वे दोनों बिल्कुल लापता हो गए। शायद उन्हें जंगली जानवरों ने मार डाला हो। पहाड़ों में दुष्ट भयंकर भूत प्रेत भी रहते हैं। चिंतित गांव वालों में यही चर्चा थी। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कल ही पहाड़ों में जाकर उन्हें ढूंढ लाऊंगा, यारोकू बोला। दूसरे दिन तड़के यारोकू घने जंगल के बीच पहाड़ी पगडंडी से ऊपर ऊपर चढ़ता चला गया। वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के गहरे नीले पानी की ऊंची ऊंची लहरें रा कर पथरीली चट्टानों के किनारे पर टकराती थी। नदी के तट पर एक ऊंचा बड़ा पेड़ था, जिसकी पत्तियों से भरी घनी डालें नदी के ऊपर छाई हुई थी। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी यहीं बैठकर कुछ खा लेता हूँ, यारोकू बड़बड़ाया। पेड़ के नीचे आराम से बैठकर उसने डिब्बे से चावल निकाले और खाने लगा। एकाएक आसमान घने काले बादलों से ढक गया। चारों ओर धुंधला अंधकार छा गया। ऐसा लगा कि हवा बिल्कुल बंद हो गई हो, मगर पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी। फिर अचानक आसमान में एक चमचम चमकता सुनहरे रंग का बादल दिखाई पड़ा। बादल से एक लंबा चमकीला सुनहरे रंग का धागा लटक रहा था। धागा इधर उधर झूलते झूलते धीरे धीरे यारोकू के पास और भी पास आने लगा। अरे, यह कितना सुंदर बादल है, यारोकू बड़बड़ाया। फिर देखते देखते एक चमकता चांदी का धागा भी झूलते झूलते बादल से नीचे लटकता चला आया। फिर दमकते गुलाबी बैगनी तरह तरह के रंगों के धागे सुनहरे बादल से लंबे लंबे लटकते इंद्रधनुष से चमकते।
तरह तरह के रंगों के धागे याराकू के पास और भी पास झूलते झूलते आने लगे। उनकी सुंदरता ने यारोकू का मन मोह लिया। वह खोया खोया सा बस उन्हीं को देखता रह गया। जब तक उसे समझ में आए कि क्या हो रहा है, तब तक रंगीन चिपचिपे धागों ने उसे चारों तरफ से कसकर लपेट लिया। जाओ जाओ, भागो भागो, आवाज यारोकू किसी तरह चिल्लाया। मारे डर के चावल का डिब्बा फेंककर उसने रंगीन चिपचिपे डोरों को अपने से दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धागे उसे जकड़ रहे थे। ओई ओई, बादल भूत है ये, वो चिल्लाया। वह जितना भी इधर उधर हाथ पैर मारकर अपने को छुड़ाने की कोशिश करता, उतना ही डोरों के फंदों में फंसता जाता। अब मैं जान गया कि मेरे दो लकहारे मित्रों का क्या हुआ होगा। इसी बादल भूत ने उन्हें खा डाला, अब ये मुझे भी खाएगा। यारोकू ने थरथर कांपते हुए सोचा। बादल भूत ने उसकी ओर पलक मारी, अंगारे से जलती आंखें खोली, वह बंद की। उसके काले पैने दांत बाहर निकले थे और हाथी के जैसे बड़े बड़े कान दोनों ओर फड़फड़ा रहे थे। सुनहरे चांदी व चमकीले रंगों के हजारों धागे लटकते झूलते यारोकू को और भी कसकर जकड़ने लगे। इन चिपचिपे डोरों से छुटकारा पाने के लिए यारोकू इधर उधर छटपटाता रहा। उधर धक्का देकर लाते घूंसे पूरी ताकत से मारता गया। उसे ऐसा लगा कि वह मक्खी की तरह भयंकर मकड़े के जाल में फंस गया है। अचानक उसे अपनी कमर से बंधी हुई कुल्हाड़ी की याद आई। उसने हिम्मत बांधकर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी खींची। फिर वह चिपचिपे धागों पर तेज तीखी कुल्हाड़ी से टूट पड़ा। मार मार के काट काट के डोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। छोड़ो छोड़ो, वो चीखा। बादल भूत कटे फटे धागों को संभाल ऊपर ऊपर उठ पेड़ की घनी पत्तियों में अपने को छुपाने लगा। यारोकू पूरी ताकत लगाकर इधर उधर छटपटाते हुए बहुत मुश्किल से धागों के फंदों से निकल पाया। निकलते ही वह हवा की तरह भागा और हाँफते हाँफते गांव पहुंचकर ही सांस ली। कांपते कांपते यारोकू ने पूरी घटना गांव वालों को कह सुनाई। गांव वाले डर गए। वे बोले, अब हम पहाड़ों में जाकर कैसे लकड़ी काटेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, क्या खाएंगे? हाय हाय। फिर सभी गांव वाले जमा होकर यारोकू के सामने हाथ जोड़कर बोले, इस पूरे गांव में केवल आप ही ने इस बादल भूत को देखा है, वह उससे लड़ा भी है। हम सबकी प्रार्थना है कि आप किसी न किसी तरह से इस बादल भूत को मारकर हम सबको बचाओ। यारोकू ने कुछ ही दिनों पहले एक सुंदर लड़की से शादी की थी। अगर इस बादल भूत ने मुझे मार डाला और मैं वापस न आ सका तो मेरी स्त्री का क्या होगा? मेरे बूढ़े माता पिता की देखभाल कौन करेगा? उसने सोचा। मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता है। मगर मेरे गांव वालों का जीवन अच्छी तरह से चलता रहे, यह मेरे अपने जीवन से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यारोकू बोला, मैं इस बादल भूत से लड़कर उसको मारने की कोशिश करूंगा, मगर मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। वह पहाड़ों के देवता के मंदिर में गया। 7 दिन व रात बिना कुछ खाए उसने देवता की पूजा की। मुझे शक्ति दो, मेरी सहायता करो हे देवता, कि मैं इस भूत को मारकर गांव वालों की रक्षा कर सकूं। 7वें दिन की रात पहाड़ों के देवता की आवाज बिल्कुल साफ साफ उसे सुनाई पड़ी। यारोकू, पहाड़ों के देवता ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, तुम्हारी मांग पूरी होगी, मगर इस लड़ाई में तुम्हारी जान तक जा सकती है। जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर यह काम बहुत कठिन है। बादल भूत बहुत ताकतवर है। क्या तुम कठोर व लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो? सोचो, अच्छी तरह से सोचो, क्या तुम दिल से तैयार हो? यारोकू ने अपने बूढ़े माता पिता और नवविवाहिता के बारे में सोचा। अगर वह मारा गया और वे सब अकेले रह गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उसके आंसू टपाटप गिरने लगे। हे पहाड़ों के देवता, मेरे लिए यह निर्णय करना बहुत कठिन है, मगर मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए बादल भूत से लड़कर उसे जरूर मारूंगा। आप मेरी सहायता करो, मुझे शक्ति दो, मेरी रक्षा करो, उसने प्रार्थना की।
एकाएक कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ बादल गरजे, वज्र गिरने जैसा धमाका हुआ और भयंकर बिजली की ज्वाला ने पूरे आकाश को जगमगा डाला। याराकू ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो एक विशाल मेढक में बदल चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था, चारों ओर शीतल चांदनी फैली थी। याराकू मेढक ने धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते वह ताल के किनारे पहुंच गया। चारों ओर शांति छाई थी और आकाश में चमकते पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में ताल की लहरें चमचमा रही थी। पेड़ों पर चिड़िया चुपचाप सोई हुई थी। एकाएक सुनहरा बादल भूत आकाश में तैरते तैरते ऊपर पेड़ों को छूते नीचे आया। तुरंत 20, 30, 100, हजारों सुनहरे चमकीले लाल नीले नारंगी हरे झिलमिलाते धागे याराकू मेढक के ऊपर लटकते झूलने लगे। याराकू ने अपने पुष्ट बलवान हाथ पैर खींच तान कर उन चिपचिपे डोरों को तोड़ने की कोशिश की जो उसे लपेटे जा रहे थे। गुस्से में उबलता बादल भूत अपनी डरावनी लाल लाल जलती आंखें खोल काले जहरीले दांत दिखाता याराकू मेढक को चूर चूर कर खा जाने के लिए बड़े बेग से उछलकर उसके ऊपर टूटा, किंतु याराकू ने बादल भूत को पंजा मार नीचे गिरा दिया। उसने बादल भूत के ऊपर छलांग मारी और उसे उलट दिया। भीषण लड़ाई हुई और जबरदस्त कोलाहल हुआ। दोनों चक्कर खा खा कर गिरते फिर उठते। जब बादल भूत याराकू के ऊपर होता तब अपने अनगिनत चिपचिपे धागों से उसे जकड़कर उसका गला घोटने की कोशिश करता। जब याराकू ऊपर होता तो अपने पुष्ट बलवान पंजों से उसे धक्के चोटे घूंसे लाते मारता। कैसी भयानक लड़ाई थी यह जो घंटों तक चली। या अंत में याराकू मेढक थक कर चूर चूर हो गया, माना कि वह अपने पूरे बल से लड़ा था। नगर बादल भूत ने उसे अपने चमकते डोरों से ऐसा कसकर जकड़ लिया था कि वह बिल्कुल हिलडुल ना पा रहा था। मैं हार गया, मैं हार गया, अब तो मैं मर जाऊंगा, साहसी याराकू ने हताश होकर सोचा। इतने ही में चारों ओर पहाड़ व घाटियां गूंज उठे। याराकू, 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 याराकू। गांव के सभी लोग, आदमी, औरतें, बच्चे चीड़ की जलती मसाले पकड़े याराकू का नाम जोर जोर से पुकारते, कोलाहल करते ताल की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। उनकी आवाजें धीरे धीरे पास और भी पास आती चली आ रही थी। उनकी आवाजें सुनकर याराकू में नई ताकत, नया उत्साह जाग उठा। पूरा गांव मेरे मित्र मेरे साथ हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक इनके लिए लड़ूंगा, याराकू मेढक ने सोचा। वह अपनी पूरी ताकत से छलांग मारकर बादल भूत पर कूदा और उसके चिपचिपे धागे जो उसे कसकर लपेटे थे टुकड़े टुकड़े कर डाले। अचानक एक बहुत बड़े भयंकर जल के झरने ने पूरा आकाश ढक डाला। गड़गड़ गड़गड़ गरजते गिरते पानी की मोटी मोटी धाराओं ने बादल भूत पर आक्रमण कर दिया। उसे घसीटकर उसके चिपचिपे धागे तोड़ मरोड़ कर ताल में बहा डाला। आह ओ पहाड़ों के देवता, अरिगातो अरिगातो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, याराकू मेढक बोला और बादल भूत को पीछे गहरे ताल में कूदा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा दुष्ट भूत, वह चिल्लाया और अपना विशाल मुंह खोलकर बादल भूत को मारने लगा। भयानक लड़ाई खत्म हो गई। पहाड़ों पर नई सुबह की लाली धीरे धीरे फैल रही थी। मेरे गांव वालों, मेरे मित्रों, खुश हो जाओ, बादल भूत मर चुका है, याराकू गांव वालों को और पास पास आते देखकर चिल्लाया। मगर एकाएक उसकी आवाज धीमी धीमी कमजोर होती गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस आवाज नहीं निकल रही है। वह न और कुछ बोल सका और न सांस ले सका। वह धीरे धीरे रेंगते सरकते ताल के किनारे बिना हाथ पैर हिलाए पड़ा रहा। एक बार फिर आकाश जल के झरने ने पूरा ढक लिया।
हल्की हल्की कोमल बौछारें याराकू मेढक पर धीरे धीरे बरसने लगी, मगर उसका कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि याराकू ने बादल भूत को निगला था और उसका जहर पूरे बदन में फैल चुका था। उसका शरीर पत्थर बन गया था। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो एक पत्थर का विशाल मेढक दिखा, जिसका मुख याराकू जैसा था। यह देखकर वो हक्के बक्के रह गए। याराकू ने हम सबकी रक्षा के लिए बहादुरी से अपनी जान दे डाली। गांव वाले आंसू बहाते बहाते बोले, अरिगातो अरिगातो, धन्यवाद धन्यवाद याराकू, आप जैसा साहसी व महान मनुष्य और कोई नहीं। हे पहाड़ों के देवता, आप उसे अपने ही में रखना। गांव वाले हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हम सब तुम्हारी पत्नी और बूढ़े माता पिता की हर प्रकार से देखभाल करेंगे। तब से हर साल उस गांव में उसी दिन धन्यवाद प्रदान करने का उत्सव मनाया जाता है। गांव के सभी लोग ताल के किनारे जमा होकर धूप मोमबत्तियां जलाते हैं। पहाड़ों के देवता व विशाल पत्थर के मेढक याराकू की याद में फूल पत्ते अर्पण करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा तोजो और पहाड़ की भूतनी, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रभा पांडे ने। उत्तरी जापान के एक द्वीप के पहाड़ी गांव में तोजो नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके पास एक बढ़िया गाय थी। वह गाय पर लोगों का सामान ढोकर शहर लाता और ले जाता था। इससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन उसने गांव में बहुत सारी ताजी मछलियां खरीदी और शहर में बेचने को चल पड़ा। आज तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, सोचते सोचते वह सीटी बजाते गाते खुशी खुशी चला जा रहा था। पहाड़ी ढलुआ सड़क पर चढ़ते चढ़ते अंधेरा होने लगा। तो जो अकेली सुनसान जगह पर था, उसने शहर पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। वह गाय को तेज चलाने के लिए शू 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 बोलकर हाँकने लगा, मगर गाय इधर उधर घास खाती, जुगाली करती और धीरे धीरे चलती रही। एकाएक पहाड़ों की ओर से तेज भड़भड़ाती आंधी जैसी जोर की हवा आने लगी। पीछे से कोई चिल्लाया, मछली की गंध, मछली की गंध आ रही है। तो जो जब मुड़कर पीछे देखा तो बोला, हाय हाय सत्यानाश। वह थर थर कांपते हुए चिल्लाया। एक बहुत लंबी चौड़ी भयंकर पहाड़ी भूतनी खड़ी थी। उसका मुंह खुला था, कान से कान तक तना हुआ मुंह था, सिर से 2 सींग निकले थे, आंखों से लाल लाल चिंगारियां निकल रही थी। उसके काले काले लंबे बाल हवा से इधर उधर लहरा रहे थे। बेचारा तो जो डर के मारे बेहोश होने लगा। अरे अभागे बूढ़े, मुझे एक मछली दे, अभी एकदम दे, भूतनी चीखी, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। डर के मारे तो जो पसीना पसीना हो गया। कांपते कांपते उसने गाय पर रखी बोरी में से एक मछली निकालकर भूतनी की ओर फेंक दी। फिर शू 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 करते गाय को जल्दी जल्दी हाँकने लगा। भूतनी ने एक ही सांस में पूरी मछली निगल गई। ए मूर्ख बूढ़े, वो चिल्लाई, एक मछली और दे, नहीं तो मैं अभी तुझे खा जाऊंगी। भयभीत तोजो ने एक मछली और निकाली। कांपते कांपते भूतनी की ओर फेंक दिया। गाय को शूशू करते तेज तेज हाँकने लगा। भूतनी फिर गप से पूरी मछली निगल कर चीखी, वाह वाह, बहुत ताजी, बहुत स्वादिष्ट। जोर की डकार लेकर फिर गरजी, ए बेवकूफ बूढ़े, जल्दी एक मछली और दे, नहीं तो तुझे खा जाऊंगी। भूतनी ने गुस्से से धमकी दी। बेचारे भयभीत तोजो ने एक मछली और निकालकर भूतनी की ओर फेंक दी। ऐसा करते करते भयंकर दुष्ट भूतनी ने तोजो की सारी मछलियां खा डाली। ओ अभागे, ओ बुद्धू, भूतनी फिर चिल्लाई, अरे एक मछली और दे, जल्दी दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। बेचारा बूढ़ा डर से कांपते हुए बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरे पास अब कोई मछली नहीं बची, सब तो खा चुकी हो, वह सिसक सिसक कर बोला। फिर अपनी गाय दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। भूतनी गरजी। तोजो ने सोचा, अगर ये मेरी गाय को भी खा जाएगी तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा। कुछ हिम्मत बांध कर वह बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी गाय तुम्हें नहीं दूंगा।
गुस्से से नाक भौं चढ़ाकर भूतनी चिल्लाई, अच्छा अच्छा, तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ओहो ओहो, तोजो चीखा और थर थर कांपते हाथ में पकड़ी हुई गाय की रस्सी फेंककर सिर पर पैर रखकर अपनी जान बचाने के लिए हवा की तरह भागा। गिरते पड़ते भागते कूदते वह बस दौड़ ही गया। एकाएक उसे पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे बचाओ, सहायता करो। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। मुझे केवल एक रात यहाँ बिताने दो, वो चिल्लाया, मगर कोई जवाब न मिला। तोजो ने अंदर घुसकर देखा तो वहां कोई न था। फिर उसने देखा कि चूल्हे में बहुत सारी जलाने की लकड़ियां पड़ी हैं और चूल्हे के ऊपर एक बहुत ही बड़ी भारी केतली भी रखी है। यहाँ जरूर कोई रहता है, बूढ़े तोजो ने सोचा। इतने ही में उसे किसी के घर आने की जोर जोर की धम धम सी आवाज सुनाई पड़ी। ओई ई वाह वाह, मैंने कैसे बढ़िया दावत खाई। कोई जोर जोर से बड़बड़ाया, ढेर सारी ताजी मछली और वो मोटी गाय, मजा आ गया। वाह वाह वाह, बूढ़ा भाग गया, जल्दी ही उसे भी पकड़कर खा जाऊंगी। धम धम धम, आवाज और भी नजदीक नजदीक आती सुनाई पड़ी। अब तो मारे डर के तोजो के पसीने छूटने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हाय सत्यानाश, ये तो पहाड़ की भूतनी का घर है। वो चिल्लाया, अब तो वह मुझे भी खा जाएगी। कहाँ छिपूं, कहाँ भागूं? वह बड़बड़ाया। इधर उधर चारों ओर पागलों की तरह वह छुपने की जगह खोजने लगा, मगर कहीं भी कोई जगह दिखाई नहीं दी। वह हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी लकड़ी के ऊंचे खंभे को पकड़कर ऊपर ऊपर चढ़ गया। बांस फूस से बनी छत की बल्लियों के बीच थोड़ी सी जगह में वह सिकुड़कर छुप गया। हा हा हा, अंदर आकर भूतनी ठहाका मार कर हंसी। अब तो मैं एक और दावत खाऊंगी, अपने लिए चावल के केक बनाऊंगी। हा हा हा, क्या मजा आएगा। भूतनी ने चावल के केक बनाए और तवे पर सेकने को रख दिए। फिर चूल्हे के पास आराम से लेट गई। धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो गई और वह खर्राटे लेने लगी। जैसे जैसे चावल के केक छुनछुना कर पकने व फूलने लगे, उनकी उम्दा सौंधी सौंधी खुशबू पूरे कमरे में फैलने लगी। कुछ ही देर में खुशबू ऊपर तक पहुंच गई, जहां तोजो छत के नीचे बल्लियों के बीच सिकुड़ा छुपा बैठा था। उनकी बढ़िया खुशबू सूंघते सूंघते बूढ़े तोजो की लार टपकने लगी। उसे बहुत भूख लग आई। उसने यह भी देखा कि भूतनी गहरी नींद में सोई हुई है। तोजो ने धीरे से बांस फूस की छत से एक पतली लंबी बांस की डंडी तोड़ी। फिर उसे आहिस्ता से नीचे कर तवे पर भुनते हुए चावल के एक केक में चुभाकर धीरे से ऊपर खींच लिया। अरे वाह वाह, कितना करारा स्वादिष्ट केक है। ऐसा बढ़िया केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। खाते हुए वह मन ही मन बोला। एक बार फिर उसने बांस की पतली डंडी हल्के हल्के नीचे की, दूसरे केक में चुभाई और धीरे धीरे ऊपर खींच ली। वह उसे भी खा गया। अब तो उसे और भी जोर की भूख लगने लगी। फिर उसने तीसरा केक, चौथा, पांचवा खाकर सभी केकों को खत्म कर डाला। एकाएक भूतनी की नींद टूटी। अरे सब केक कहाँ गए? उसने देखा, अब मेरे चावल के केक किसने खाए? किसने खाए? भूतनी गर्जी, अग्नि देवता, अग्नि देवता। ऊपर बैठा तो जो बहुत धीमे से फुसफुसाया, अगर अग्नि देवता ने उन्हें खाया है तब ठीक ही है। भूतनी बड़बड़ाई, खैर अब मैं कम से कम अपने लिए गरम गरम हरी चाय तो बना कर पी लूं। वो बोली। जैसे चाय का पानी उबलने लगा, भूतनी को फिर से गहरी नींद आ गई। वह जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। अब बढ़िया चाय की भीनी भीनी महक पूरे कमरे में फैलकर ऊपर छत तक पहुंची। छत के नीचे बल्लियों के बीच सिकुड़े छिपे बैठे तोजो ने जैसे ही चाय की खुशबू सूंघी, उसके मुंह में पानी आ गया। चावल के केक खाकर मेरा गला भी बिल्कुल सूख गया है। अगर थोड़ी सी चाय पीने को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। बहुत बहुत प्यास लगी है, तोजो ने सोचा। गहरी नींद में भूतनी सो रही थी। उसने बांस फूस की छत से एक लंबी
पोली बांस की डंडी तोड़ी, उसे धीरे धीरे नीचे किया और चाय के बर्तन में डाल दिया। फिर शू 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 तोजो ने ऊपर से ही चाय की धीमे धीमे सुड़ुक कर चूसना शुरू किया और चूसते चूसते पूरी चाय पी डाली। एकाएक भूतनी जाग उठी। ऐसा तो वह बर्तन बिल्कुल खाली है, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये क्या हो रहा है? किसने मेरी चाय पी? वह चिल्लाई। वायु देवता, वायु देवता। ऊपर बैठा बूढ़ा तो जो धीमे से फुसफुसाया, अगर वायु देवता ही ने मेरी चाय पी है तो ठीक ही है। भूतनी बड़बड़ाई। अब ना तो चावल के केक खाने को मिले, न पीने को चाय। दोनों देवता सब खा पी गए थे। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत नींद लगी है। अब मैं कहाँ सोऊं, कहाँ सोऊं? ठंड भी बहुत है। भूतनी बोली। यह सुनकर ऊपर छिपा बैठा तो जो फिर धीमे से फुसफुसाया, केतली में सो, केतली में सो। अग्नि देवता यही कहते हैं। वाह वाह, अब मैं केतली में ही सोऊंगी। भूतनी बोली। वहां खूब गर्म होगा, ठंड भी नहीं लगेगी। अग्नि देवता ठीक ही कहते हैं। ऊँघते ऊँघते भूतनी बड़बड़ाई और चूल्हे पर रखी बहुत बड़ी केतली के अंदर घुसकर आराम से खर्राटे लेने लगी। इस दुष्ट पहाड़ की भूतनी ने मेरी सारी मछलियां गपागप खा ली, मेरी सुंदर प्यारी गाय को खा डाला और मुझे भी हड़प जाना चाहती है। अब मैं भी बदला लूंगा। ऊपर छुपे हुए तोजो ने सोचा। भूतनी को गहरी नींद में सोते देखा। वह धीरे से नीचे उतरा, केतली का ढक्कन ढका, ढक्कन के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया। फिर उसने केतली के नीचे चूल्हे में आग जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां तोड़नी शुरू की। केतली के अंदर गहरी नींद में सोती भूतनी ने लकड़ियों की कड़कड़ाहट सुनी। यारे यारे, क्या सवेरा हो गया? क्या चिड़ियां चूं चूं कर रही हैं? क्या मैं भी उठूं? भूतनी ऊँघते ऊँघते बड़बड़ाई। इधर तोजो ने चुपचाप केतली के नीचे चूल्हे में आग लगा दी। अब जैसे जैसे चूल्हे में आग तेज जलने लगी, वैसे वैसे भूतनी भी बेचैन जलती छटपटाती केतली से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाने लगी। उसने इधर उधर खूब धक्के मारे, मगर केतली में ढकने के ऊपर रखा गया भारी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अग्नि देवता, अग्नि देवता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भूतनी जोर जोर से चीखी, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई, मगर उसे सुनने वाला अब वहां कोई भी नहीं था। बूढ़ा तो जो दूर दूर, बहुत दूर गांव की ओर सिर पर पैर रखकर भाग चुका था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा ड्रैगन राजकुमारी, जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। बहुत दिन हुए जापान के एक छोटे से गांव में जीरो नामक नवयुवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं थी। वो बहुत गरीब था। वह रोज पहाड़ों पर जाता, वहां से फूल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचता और अपनी जीविका चलाता था। एक दिन शाम को वो घर लौट रहा था। उसके पास बहुत सारे फूल थे जो बाजार में बिके नहीं थे। वह रास्ते में समुद्र तट पर रुक गया। मैं ये सुंदर फूल ड्रैगन राजा को दे दूंगा, उसने सोचा। हे शक्तिमान ड्रैगन राजा, वो सब फूलों को समुद्र में बिखेरते हुए बोला, आप इन फूलों को मेरी ओर से छोटा सा उपहार समझकर स्वीकार कीजिए। एकाएक समुद्र की लहरें ऊंची उठी। बुदबुदाती फेन ने फूलों को नीचे खींच लिया। फिर अचानक एक बड़ा कछुआ लहरों से अपना सिर निकाल जीरो की ओर तैरता चला आया। ड्रैगन राजा आपके भेजे फूल पाकर बहुत प्रसन्न है। मुझे आपको अभी ड्रैगन महल में ले आने के लिए भेजा है, कछुआ बोला। जीरो खुशी खुशी ड्रैगन राजा का निमंत्रण स्वीकार कर कछुए की पीठ पर चढ़ गया। कछुआ डुबकी मार उसे समुद्र के नीचे ड्रैगन राजमहल में ले गया। महल पहुंचने से पहले कछुआ बोला, अगर ड्रैगन राजा आपको आपकी पसंद का उपहार देना चाहें तो आप उनकी कन्या को अपनी दुल्हन बनाने के लिए मांग लेना। जब जीरो राजमहल में पहुंचा तो ड्रैगन राजा उसका स्वागत करने के लिए मुस्कुराते हुए महल के द्वार पर खड़ा था। अरिगातो अरिगातो,
धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत सुंदर फूल भेजे। अब आप मेरे साथ भोजन करिए। राजा ने कहा। ओह, कितना शानदार भोजन जीरो के आगे रखा गया। चमकती सहर के रंग की साकें, सुगंधित सफेद चावल, कछुए के भुने अंडे, बारीक बारीक गुलाबी चांदी के रंग की मछली बड़े थालों में सजाई गई थी। बेहतरीन खाने के बाद सुंदर ड्रैगन राजकुमारी ने बीड़ा बजाकर जीरो का मनोरंजन किया। अगले 2 दिन के लिए जीरो वहीं पर रुका। वह जीवन में इतना कभी प्रसन्न नहीं हुआ था, लेकिन तीसरे दिन उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद आई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, वह आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, जीरो ड्रैगन राजा से बोला। आपने मेरा इतना सत्कार किया, किंतु अब मुझे घर लौटना ही होगा, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरे लिए बहुत चिंतित होगी। ठीक है, मगर मैं आपको आपकी पसंद का विदाई का उपहार देना चाहता हूँ, ड्रैगन राजा ने कहा। मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। क्या मैं आपकी शोभित राजकुमारी को अपनी दुल्हन बना सकता हूँ? जीरो ने ड्रैगन राजा के सामने सिर झुकाकर कहा। राजा ने खुशी खुशी अपनी सहमत दे दी। फिर कछुए ने जीरो व उसकी नई दुल्हन को पीठ पर बिठाकर समुद्र तट पर वापस लौटा दिया। मगर जब जीरो घर पहुंचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन राजमहल में बिताए 3 दिन यहाँ धरती पर वास्तव में कहीं ज्यादा लंबे बीते थे। घर में जीरो के ना होने से घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। माँ के पास पैसे भी नहीं थे। भूख की मारी वह बेचारी बूढ़ी माँ जीरो का इंतजार करते करते बीमार हो गई। पत्थर की भांति धरती पर गिरी और मर गई। माँ, माँ, ये आपको क्या हो गया? अभागा जीरो दुख से आंसू बहाते हुए बोला। मैं बहुत ही नालायक लड़का हूँ। मैंने आपको अकेला छोड़कर बहुत बुरा काम किया। सब मेरा ही कसूर है। अगर मैं यहाँ होता तो आप जिंदा होती। कहते कहते जीरो फूट फूट कर रोने लगा। आप इतना दुखी ना होइए, उसकी दुल्हन बोली। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं अपने साथ पिता का दिया हुआ जादुई डंडा लाई हूँ। यह जीवन दान का बहुमूल्य डंडा है। मैं अभी इसका उपयोग करूंगी। आप देखते रहना। वह समुद्र तक गई और पानी ले आई। यह पानी जीरो की माता के पूरे बदन पर छिड़क दिया गया। फिर जीवन दान का जादुई डंडा लेकर माता को सिर से पैर तक हल्के से थपथपाया। मरी हुई माँ का सिर तुरंत कुछ हिला और वह धीरे से कराई। फिर हल्की हल्की सांसें लेने लगी। दुल्हन ने समुद्र का जल माँ के ऊपर फिर छिड़का और जादुई डंडे से 3 बार धीरे धीरे थपथपाया। अपनी प्यारी माँ को अचानक उठा हुआ देखकर जीरो को आश्चर्य हुआ। अरिगातो अरिगातो, अनेक धन्यवाद, जीरो बहुत प्रसन्नता से दुल्हन से बोला। जीरो ने माँ को ड्रैगन राजा और खूबसूरत ड्रैगन राजमहल के बारे में सब कुछ बताया। अब उसके परिवार में 3 लोग हो गए थे और जीरो के छोटे टूटे फूटे घर में बिल्कुल जगह नहीं थी। मैं अपने पिता से एक और बहुमूल्य अद्भुत उपहार लाई हूँ, दुल्हन बोली। ये है ऊंची नोकोबूची जादुई झुनझुना। अगर आप इसे खड़खड़ा कर कुछ भी 3 बार मांगेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। मांगी हुई चीज आपको मिल जाएगी। अब आप मुझे देखिए, वह मुस्कुराते हुए बोली। घर निकलो, जल्दी निकलो, उसने झुनझुना खड़खड़ाते हुए कहा। तुरंत एक विशाल शानदार भवन झुनझुने से बाहर निकल आया। खजाना निकलो, जल्दी निकलो, उसने कहा। अरे देखो देखो, एक बहुत बड़ा खजाना झुनझुने से बाहर निकलकर भवन के बगल में खड़ा हो गया। चावल निकलो, जल्दी निकलो, वो फिर झुनझुना खड़खड़ाते हुए बोली। तुरंत सबसे बढ़िया चावल के बड़े बड़े बोरे घर में ठसाठस भर गए। यह देखकर जीरो व उसकी माँ ने दांतों तले अंगुली दबा ली। उनके आश्चर्य व आनंद का ठिकाना ही न रहा। अब तो जीरो अपनी बूढ़ी माँ व दुल्हन के साथ सुख व संतोष से रहने लगा। किंतु हाय, अब जल्दी ही जीरो का शानदार भवन, धन संपत्ति और सुंदर सुशील दुल्हन की बातें पूरे गांव में फैल गई।
धीरे धीरे वहां के राजा के कान तक भी यह चर्चा पहुंच गई। उसने सोचा कि वह किसी न किसी तरह जीरो से उसकी दुल्हन को छीनकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। एक दिन राजा ने जीरो को तंग करने के लिए उसे अपने किले में आने की आज्ञा दी। शासक ने जीरो से कहा, कल सूरज डूबने से पहले तुम मुझे सबसे बढ़िया चावल के 10 बोरे दोगे। अगर तुम नहीं दे सके तो तुम्हें अपनी स्त्री मुझे देनी होगी। कान खोल कर सुन लो और समझ लो। उदास व दुखी जीरो चुपचाप घर लौट आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात हुई कि आप इतने दुखी व निराश लग रहे हैं? राजा ने आपसे क्या कहा, मुझे बताइए। जब राजा की कही हुई बातें जीरो ने उसे बताई तो वह बोली, ओए अरे बस क्या यही बात है? आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सब प्रबंध कर दूंगी। आप बहुत थके लग रहे हैं, अभी जाकर आप आराम करें। जीरो सोने चला गया। ठीक आधी रात होने पर जीरो की पत्नी उठी। वह स्नान कर साफ किमोनो पहना। फिर वह समुद्र तट पर गई और वहां खड़ी होकर प्रार्थना की। फिर उसने 3 बार ताली बजाई। एकाएक कई 100 घोड़े, जिनकी पीठों पर सबसे बढ़िया चावल के बोरे लदे थे, समुद्र से बाहर निकल आए। वे दुल की चाल से चलते जीरो की लंबी चौड़ी फुलवारी के सामने पहुंचे और बोरों को उतार दिया। घोड़े लौटकर समुद्र के भीतर चले गए। अरे सुबह सुबह इतने सारे बढ़िया चावल से भरे बोरे अपने बगीचों को चावल से पटा देखकर जीरो बहुत प्रसन्न हुआ। जीरो ने राजा के पास अपने दूत भेजे। मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार 10,000 बढ़िया चावल के बोरों का प्रबंध कर दिया है। कृपया अपने नौकरों को भेजकर बोरों को उठवा लीजिए। ये तो बिल्कुल असंभव है, राजा के नौकरों ने कहा। किंतु जब वे आए और फुलवारी में रखे चावल के 10,000 बोरे देखे तो चकित रह गए। कुछ समय बीता। दुष्ट राजा ने एक बार फिर जीरो को अपने महल में बुलवाया। कल सुबह तक तुम मुझको जापान के सबसे बढ़िया रेशम के 10,000 थान ला कर दो। अगर तुम नहीं दे सके तो मुझे अपनी पत्नी देनी पड़ेगी, समझे? वो बोला। बेचारा जीरो फिर मुंह लटकाए घर वापस आया। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, अब राजा को क्या चाहिए? वो कहता है कि कल सुबह तक उसे जापान के सबसे बढ़िया रेशम के 10,000 थान चाहिए। अगर मैं नहीं दे सका तो वो मुझसे तुमको छीन लेगा। जीरो व्याकुल होकर बोला, ओए अरे बस यही बात है। उसकी स्त्री ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब प्रबंध कर दूंगी। वो बोली। आधी रात को उठकर उसने स्नान किया और साफ किमोनो पहना। फिर समुद्र तट पर गई। वह प्रार्थना करके 3 बार ताली बजाई। तुरंत कई 100 बैल अपनी पीठों पर बेहतरीन रेशम के थान लादे समुद्र से निकले। कुछ देर में ही जीरो के बगीचे के सामने थानों का अंबार लग गया था। चमचमाती बढ़िया रेशम के थान देखकर जीरो बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना दूत राजा के पास भेजकर कहलवाया, वे अपने नौकर भेजकर रेशम का थान उठवा लें। असंभव, ये कैसे हो सकता है? राजा के नौकर बोले। किन चमकते हुए रेशम के थान देखकर सब चकित हो गए। अब राजा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। जल्दी ही राजा ने अपना दूत जीरो के घर भेजकर कहलवाया, नए साल के दिन मैं शानदार उत्सव मनाने के लिए अपने 909 सैमुराई सैनिकों को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हें सबसे बढ़िया वाइन के साथ 707 पीपों व उत्तम भोजन का प्रबंध करके मेरा भव्य स्वागत करना होगा। इयो इयो, जल्दी जल्दी नया साल का दिन आ पहुंचा। कपटी राजा ने जानबूझकर अपने चमकते भड़कीले कपड़े अपने नीचे से नीचे दर्जे के नौकरों को पहनवाए। खुद ने नौकर के कपड़े पहन लिए। उसने नौकरों को समझाया, सुनो, जीरो तुम्हें देखकर तुम्हें राजा समझेगा और तुम्हारा अभिनंदन करेगा। उस समय मैं खड़े होकर उसे बताऊंगा कि राजा मैं हूँ। फिर मेरा योग्य स्वागत न करने पर मुझे अपमानित करने का दोषी ठहराकर उसे घोर दंड दे दूंगा। उसकी स्त्री को छीन लूंगा। राजा ने कहा। तो दुष्ट राजा जीरो के भवन जाते हुए काफिले में नौकर बनकर सबसे पीछे चला। वहां पहुंचकर वो और नौकरों के साथ एक कोने में चुपचाप बैठ गया।
जीरो की पत्नी ने बड़े से कमरे में बैठे मेहमानों को देखने के लिए दरवाजे के पीछे से झाँका। एकाएक उसने अचरज से अपना सिर हिलाया और पीछे खड़े हुए जीरो को कुछ फुसफुसा कर कहा। फिर उसने अपने किमोनो की बाहें ऊपर खिसकाकर जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाने की थालियों को मेहमानों के लिए भिजवा दिया। खाना शुरू होने से पहले कमरे में आकर नीचे झुककर बोली, हमारे सम्मानित अतिथियों का शुभ स्वागत है, किंतु कृपा कर थोड़ा रुकिए, उसने मधुरता से कहा। फिर वह उस कोने में गई जहां कपटी राजा नौकरों के साथ चुपचाप छिपा बैठा था। वह उसके सामने झुकी, फिर बहुत आदर के साथ हाथ पकड़कर सबसे ऊंची सम्मानित जगह पर बैठा दिया। तोनो शामा, माननीय राजा, हम सब आपको अपना महान अतिथि मानकर आपका दिल से स्वागत करते हैं। हम धन्य हैं कि आज आप हमारे छोटे से घर में पधारे, वो बोली। फिर उसके आगे झुककर राजा का अभिनंदन किया। फिर राजा व उसके समुराई सैनिकों को उनकी मनपसंद का वाइन व स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इतना आदर सत्कार पाने पर राजा को ऐसे उदार यजमान का कोई भी दोष निकालने का मौका नहीं मिला। अच्छा, अब मैं कुछ नाच देखना चाहता हूँ, राजा बोला। हाँ जरूर, जीरो की स्त्री ने कहा, हम आपको बहुत ही बढ़िया नाच दिखाएंगे। वह भीतर गई और एक छोटा सा डिब्बा लाई। फिर उसने जैसे ही डिब्बे का ढक्कन खोला, तुरंत डिब्बे से बहुत सारी सुंदर नर्तकियां चमकते कपड़े व दमकते गहने पहने निकल आई। श्याम श्याम छम छम छम, इधर घूम उधर घूम, इधर उधर झुककर नर्तकियों ने सुंदर नाच दिखाया। कितना रोचक दृश्य था। बस, अब बस करो, राजा जोर से बोला। अब मैं छोटे बौनों का अभिनय देखना चाहता हूँ। यह सुनकर जीरो की स्त्री एकाएक खड़ी होकर बोली, माननीय राजा, बौनों का अभिनय आप सब के लिए बहुत भयंकर हो सकता है। आप सब हमारे सम्मानित अतिथि हैं। मैं आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारा राजा हूँ और मुझे मना करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, समझी? राजा गुस्से से गरज कर बोला। कृपा कर मुझे माफ करें, मैं आप सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। जीरो की स्त्री आंखों से आंसू छलकाते हुए बोली, मैं तुम्हारा राजा, तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अभी इसी समय बौनों का अभिनय दिखाओ, हमारा मनोरंजन करो। राजा जोर से चिल्लाया, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुमको व तुम्हारे पति को घसीटवा कर जेल में डलवा दूंगा, तुम दोनों के सिर कटवा दूंगा, समझी? उन बौनों को तुरंत बुलवाओ, सुनती हो? मेरी आज्ञा है। राजा गुस्से से लाल पीला होकर गरजा। ठीक है, ऐसा ही होगा, जीरो की स्त्री ने कहा। अब आप इस अभिनय को देखिए। वो पहले से भी छोटा डिब्बा लेकर आई और बोली। जैसे ही उसने डिब्बे का ढक्कन खोला, उसके अंदर से असंख्य छोटे बौने सैमुराई सैनिकों की सेना बाहर निकल आई। वे सब लोहे की टोपियां पहने, तलवारें चमकाते उमड़ उमड़ कर डिब्बे से बाहर निकलते चले आए। वे इधर उधर कूदते फांदते, तलवार घुमाते और राजा के सैनिकों पर टूट पड़े और मारते काटते रहे। ओह, कितनी भयंकर लड़ाई हुई। नहीं, बंद करो, ढीठ सैनिकों, तुम क्या कर रहे हो? डर के मारे कांपते हुए राजा चीखा। उसके सैनिकों में तो भगदड़ मच गई। उन्होंने भी अपनी अपनी तलवारें चलाई, पर वे बौने समुराई सैनिक इतने छोटे थे कि वे राजा के सैनिकों के कंधे व पीठों पर आसानी से उछलते कूदते मारा काटी कर उनके पैरों के बीच दौड़ सकते थे। उन्होंने राजा की सेना के सिरों पर कूद उनकी आंखें फोड़, नाक कान काट, अपनी तलवारों से उनके हाथों पैरों को बुरी तरह घायल कर डाला। भागो भागो, राजा के व्याकुल भयभीत सैनिक चीखे। वे इधर उधर दौड़ते, एक दूसरे को ढकेलते, जीरो के मकान से बाहर निकलने के लिए सिर पर पैर रखकर धक्के मार मार कर भागे। किंतु एकाएक उसी छोटे डिब्बे से एक बहुत बड़ी सी नदी बहुत बेग से बाहर निकल पड़ी। उसकी ऊंची ऊंची लहरों में भागते हुए सैनिक व उनका दुष्ट राजा बह गए और समुद्र में डूब गए। अब जीरो अपनी बूढ़ी माँ व अद्भुत पत्नी के साथ सुख से जीवन बिताने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा मत्स्य वाला बाबा।
जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा था जिसके दाहिने गाल पर एक मसा था। वह इतना बड़ा था कि वह एक पके आड़ू जैसा लटकता रहता था। बूढ़ा कुछ अजीब सा जरूर लगता था, किंतु वो हमेशा प्रसन्न ही रहता और कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। उसे नाचना गाना बहुत अच्छा लगता था और गांव के बच्चों को बुला बुलाकर उनके साथ नाचा करता था। यारा यारा, ऐसा ऐसा, सभी एक साथ खुश होते, तालियां बजाकर हर दिन नाचते गाते हंसते खेलते थे। एक दिन बूढ़ा लकड़ी काटने पहाड़ की ओर गया। जब काम खत्म करके वह लौटने को ही था कि अचानक पूरा आकाश काले घने बादलों से ढक गया। बिजली झिलमिलाती सी चमकने लगी। तेज हवाओं से पेड़ गरज गरज कर झूमने लगे। रिमझिम रिमझिम रिमझिम, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। अब तो मुझे जल्दी घर लौटना चाहिए, बूढ़ा बड़बड़ाया। पेड़ झूमते झूमते झुकने लगे और हवाएं जोर जोर से बहने लगी। इस तूफानी बारिश में घर लौट ही नहीं सकूंगा, अब तो यहीं कहीं आश्रय लेना होगा, उसने सोचा। जब तक बारिश रुक नहीं जाती मैं यहीं बैठा रहूंगा। रात हो गई और बारिश भी बंद हो गई। इस समय रात को घर नहीं जाऊंगा। अच्छा तो यही होगा कि मैं रात यहीं बिताकर कल सुबह घर जाऊं, उसने सोचा। अचानक उसे अपरिचित आवाजें और नजदीक चलते चले आ रहे पैरों की आहट सुनाई पड़ी, किंतु ये हंसी खुशी की आवाजों में मिलीजुली तेज बहती हवाओं और तूफानों में झूमते पेड़ों की आवाजों में भी थी। बूढ़े ने छिपकर झांका तो देखा कि ये तो लाल नीले हरे पीले भूत थे। वे तूफानों के भूत प्रेत थे। उन्हें देखकर बूढ़ा डर के मारे थरथर कांपने लगा। वह बारिश में बिल्कुल भीग गया था और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। आटीसू आटीसू आटीसू, वह बहुत जोर से छींका। तूफान के भूत प्रेतों ने उसकी छींकें सुनकर उसे ढूंढ लिया। उसे खींचकर बाहर निकाला गया। नाचो नाचो, वे चिल्लाए, हमारे लिए नाचो। बूढ़ा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे नाचना बहुत अच्छा लगता था। यारारा यारारा, ईसा कर वह नाचने लगा। तूफान के भूत प्रेत जोर जोर से तालियां बजा बजा कर गाने लगे। बूढ़ा गोल गोल घूमता, फूल जैसा हवाओं में इधर उधर झुकता और हिरन जैसा ऊंचा ऊंचा उछल कर नाचता। और नाचो और नाचो, बोलते गाते हंसते भूत प्रेत जोर से चिल्ला रहे थे। फिर उनका गाना मीठा और कोमल हो गया और बूढ़ा भी साथ साथ एक सुंदर चीड़ के पेड़ की तरह हल्की बहती हवाओं में इधर उधर झुक झूमने लगा। जब भूत प्रेतों का गाना समाप्त हुआ तो बूढ़ा भी आराम करने बैठ गया। उसने देखा कि सुबह हो गई थी और सूरज थोड़ा थोड़ा बादलों के बीच में दिखाई दे रहा था। अरे, मैं तो पूरी रात भर नाचा हूँ, यह सोचकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अद्भुत अद्भुत, तूफान के भूत प्रेत तालियां बजा बजा कर चिल्लाए, तुम यहाँ कल फिर जरूर आना और हमारे लिए नाचना, और यह पक्का करने के लिए कि कल तुम यहाँ जरूर आओगे। हम तुम्हारा यह सुंदर आड़ू जो तुम्हारे मुंह पर उगा है तुमसे ले लेंगे, मगर तुम चिंता न करो, इसे हम कल ही तुमको वापस कर देंगे। यह कहकर तूफान के भूत प्रेतों ने उसके दाहिने गाल पर लटकता हुआ मस्सा निकाल लिया और उसे जाने दिया। बूढ़ा अपना मस्सा निकलवा कर कितना प्रसन्न हुआ होगा। वह दौड़ा दौड़ा पहाड़ों के नीचे भागा और अपनी पत्नी और मित्रों को बुला बुला कर हंसते हंसते बोला, देखो देखो, मेरा इतना बड़ा मस्सा तो निकल गया। फिर उसने सबको तूफान के भूत प्रेतों के बारे में बताया कि रात में क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर सभी बूढ़ों के साथ साथ सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। बूढ़े का एक पड़ोसी बूढ़ा जो उसी की उम्र का था, उसके भी गाल पर आड़ू जैसा बड़ा मसा लटकता था, मगर उसके बाएं गाल पर था। जब उसने बूढ़े की बातें सुनी तो उसने सोचा कि वह भी एक रात पहाड़ों पर बिताकर तूफान के भूत प्रेतों से अपना मस्सा निकलवा लेगा। यह सोचकर वह भी पहाड़ों पर चढ़कर उसी पेड़ की जड़ के पोल के गड्ढे पर बैठ गया। वह तूफान के भूत प्रेतों का इंतजार करने लगा। फिर तूफान आया
और कितनी जोर शोर का भयंकर तूफान था। यह ऐसा लगता था कि बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक आकाश में छेद कर देगी। बारिश जोर जोर से बरसती आई। बूढ़ा बहुत घबराया मगर चुपचाप छिपा बैठा रहा। फिर तूफान के भूत प्रेत आए और बूढ़े को खींचकर बाहर ले आए। नाचो नाचो, वो चिल्लाए, हमारे लिए वैसे ही नाचो जैसे कल नाचे थे। मगर इस बूढ़े को नाचना बिल्कुल नहीं आता था। फिर वो भूत प्रेतों को देखकर डर के मारे थरथर कांप भी रहा था। वह उनके सामने एक डरपोक खरगोश की तरह चुपचाप खड़ा रहा। उसे देखकर भूत प्रेत झुंझला कर बोले, अगर तुम नाच नहीं सकते हो तो हमारे साथ मत रहो। तुम अपना यह आड़ू ले और चले जाओ, यहाँ से घर अपने भाग जाओ। फिर उन्होंने पहले बूढ़े का मस्सा भी इस बूढ़े के दाहिने गाल पर चिपका दिया। तो अब उसे अपनी पूरी जिंदगी अपने मुंह पर एक मस्से की जगह दो मस्से के साथ काटने पड़ी। इसका मतलब लालच बुरी बला है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं जापानी लोक कथा कुछ ना खाने वाली दुल्हन, जिसका हिंदी अनुवाद किया है हेमा पांडे ने। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। टोक्यो शहर से बहुत दूर एक छोटे से द्वीप पर एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था तारो। तारो जंगल में बांस काट कर लाता, उसकी टोकरियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट भरता। एक दिन कुछ गांव वाले अच्छे बांस की तलाश में पहाड़ पर गए। तारो भी उनके साथ था। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर खा पी रहे थे और बात कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि कौन कैसी स्त्री से शादी करना चाहेगा। तारो बोला, मैं तो ऐसी स्त्री से शादी करना चाहूंगा जो कभी कुछ भी ना खाए। सभी लोग हंस पड़े। तारो गंभीर हो गया, अरे घर में ऐसी स्त्री होगी तो खर्चा नहीं बचेगा। ये कोरी कल्पना या तुम्हारी मूर्खता ही है। वहां बैठे सभी लोग तारो का मजाक बनाने लगे। चाहे जानवर हो या फिर इंसान, जिंदा रहने के लिए उसे कुछ खाना तो पड़ेगा ही। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाओगे। एक बूढ़े आदमी ने तारो को समझाया, लेकिन तारो था बहुत कंजूस। वह शादी करके घर का खर्चा बढ़ाना ही नहीं चाहता था। वो यही सोचता, कभी कोई ऐसी महिला मिल जाए जो कुछ खाती ना हो तो ठीक रहेगा। एक दिन उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने एक हट्टी कट्टी महिला खड़ी थी। मैंने सुना है कि आप ऐसी पत्नी तलाश रहे हैं जो कुछ नहीं खाती हो। महिला ने पूछा। हाँ हाँ, क्या कोई ऐसी औरत है क्या? तारो ने पूछा। औरत बोली, मैं ही हूँ ऐसी स्त्री। मैं ना तो चावल खाती हूँ और ना ही अन्य कोई चीज। अगर आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। तारो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, मैं तो ऐसी ही स्त्री की तलाश में था जो कभी कुछ ना खाए। वो ऐसी अनूठी स्त्री को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने महिला के घर परिवार के बारे में भी कुछ नहीं पूछा और झटपट शादी कर ली। तारो की पत्नी थी तो बड़े काम की, कपड़ों की सफाई, झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, घर के सभी काम बड़ी सुघड़ता से करती। यही नहीं, वो बांस की टोकरियां बनाने और उन्हें बाजार में बेचने के काम में भी तारो की मदद करती। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो कुछ भी नहीं खाती थी। तारो हर समय सोचता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी इतनी आश्चर्यजनक है। कुछ दिनों बाद तारो ने महसूस किया कि घर में रखे चावल, तरकारी, सूप बनाने का मीसो जल्दी ही खत्म हो रहा है। कितनी अजीब बात है, मेरी पत्नी कुछ खाती नहीं, फिर भी घर में रखा खाना पीना इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। जरूर कोई चोर मेरे घर में घुस रहा है। कंजूस तारो गुस्से में बड़बड़ाया। तारो का दिमाग ठनका, मेरी पत्नी तो खाना खाती नहीं है, लेकिन जब मैं बाजार टोकरी बेचने जाता हूँ उसी समय खाने का सामान कम हो जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है। तारो ने इस भेद से पर्दा उठाने का पूरा इरादा कर लिया। अगले दिन सुबह तारो ने ढेर सारी टोकरियां सिर पर रखी
और अपनी पत्नी से बोला, आज मैं कुछ दूर के कस्बे में जा रहा हूँ, शाम को वापस आने में देर हो जाएगी। मगर वो कोई बाजार नहीं गया। वह अपने मकान के पीछे गया, वहां से पिछली सीढ़ियों से गौशाला की छत पर छिप गया। तारो वहां से अपने घर की रसोई अच्छी तरह देख रहा था। कैसा बेवकूफ कंजूस आदमी है या, तारो ने अपनी पत्नी को बड़बड़ाते हुए सुना। कितना अच्छा है कि वो देर से आएगा। अब तो मैं मौज से अपने मन की करूंगी, मजा करूंगी, कितना मजा आएगा। वाह वाह। तारो ने देखा उसकी पत्नी ने रसोई में जाकर ढेर सारे चावल निकाले, चूल्हा जलाया और घर के सामने बड़े पतीले में पानी डालकर चावल उबलने के लिए चढ़ा दिए। मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। अब यह देखना होगा कि इतना सारा खाना खाने आता कौन है। तारो चौकन्ना हो गया। दूसरी ओर तारो की पत्नी ने ढेर सारा मीसो सूप बनाया और उसे प्यालों में उड़ेल लिया। आरा या हाय हाय, इतना सारा सूप लगता है कि बहुत से लोग आने वाले हैं। तारो मन ही मन रो रहा था। चावल पक चुके थे। तारो की पत्नी ने गरम गरम चावलों की 10, 20, 30, 40 निगिरी बनाई और एक बड़ी थाली में सजा लिए। थाली के चारों ओर मीसो सूप के प्याले सजा लिए। अब तो मेहमान आते ही होंगे, छत पर छिपे तारो ने सोचा। लेकिन वो क्या देखता है, स्त्री एकाएक उठी और अपने बाल खोलकर इधर उधर बिखेर लिए। अर हाय, अब ये क्या करेगी, तारो ने सोचा। अगले ही पल उसने जो देखा उसकी चीख सी ही निकल गई। डर के मारे वह नीचे गिरते गिरते बचा। तारो की पत्नी ने अपने बालों को पकड़कर सिर के ऊपर का हिस्सा खींच लिया। एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ मुंह दिखने लगा। फिर उसने चावल के गोले एक एक करके खुले हुए विशाल मुंह में फेंकने शुरू कर दिए। गप गपा गप गप गपा गप गप। उसके बाद वह गरम गरम सूप के प्याले उसी खुले मुंह में उघेड़ने लगी। सुड़ुप 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 सुड़ुप। यह देखकर तारो के तो होश उड़ गए। कितना स्वादिष्ट है सूप, और चावल तो मीठे मीठे हैं। मजा आ गया। वह महिला अपने ओठों को चाटते हुए बोली। फिर बचे हुए चावल और सूप भी उसने अपने विशाल मुंह में डाल लिया। सड़प गपा गप, सड़प गपा गप। कुछ ही पलों में इतना सारा खाना साफ हो चुका था। लंबी डकार लेने के बाद महिला उठी और अपने बाल अच्छी तरह मोड़कर पहले की तरह जूड़ा बना लिया। थाली, सूप के प्याले, बर्तन मांजे, रसोई घर में झाड़ू लगाई और टोकरी बनाने बैठ गई। तारो फूट फूट कर रोने लगा। अरे भगवान, मुझे बचाओ, या तो स्त्री के भेष में डायन है। मैं कितना मूर्ख था कि कुछ न खाने वाली औरत तलाश रहा था। अब तो मेरे घर में डायन आ गई है। हाय हाय, क्या करूं। शाम हुई तो वह घर लौट आया। उसने बहाना बनाया, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। क्या मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? लगता है बहुत थक गए हैं, आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, स्त्री बोली। दूसरे दिन रात के भोजन के बाद महिला ने तारो से कहा, मैंने कल बहुत अच्छी टोकरियां बनाई थी, भंडार घर में आइए, वहीं रखी हैं, देखना इनके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अब तारो को अपनी पत्नी की वास्तविकता का पता चल चुका था, इसलिए वह डरते डरते भंडार घर में गया। वहां एक बहुत बड़ी टोकरी दिखाते हुए महिला बोली, देखिए ये कितनी मजबूत और बड़ी है, जरा पास आकर देखिए। जैसे ही तारो पास गया उसे जोर का धक्का लगा। जब तक वह कुछ समझ पाता उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़े और धड़ाम टोकरी में पटक दिया। पल भर में ही वह अपनी असली रूप में आ गई। बहुत लंबी चौड़ी आंखें से आग की लपटें निकल रही थी, मुंह में खूंखार चीते से पहने दांत थे। उसके बिखरे उड़ते बालों में दो बड़े बड़े सींग उभर आए थे। फिर उसने टोकरी समेत कांपते थरथराते तारो का उछाल कर कंधे पर रख लिया।
वह पहाड़ों के ऊपर ऊपर दौड़कर चढ़ने लगी। घने जंगल को पार करती हुई चट्टानों, कांटेदार झाड़ियों, नदियों को फांदती कूदती तूफानी हवा सी ऊपर ऊपर चढ़ती चली गई। आखिर में वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंची जहां गहरी घाटी थी। वह जोर से चिल्लाई, ओ आओ, ओ आओ, देखो मैं आज दावत के लिए कितनी अच्छी मछली लाई हूँ, मोटी, ताजी, खूब स्वादिष्ट, जल्दी आओ। कैसी मछली? औरत है कि मर्द? जवान है? अभी आए? कई आवाजें आने लगी। पूरा जंगल डरावनी हंसी से गूंज रहा था। उसी समय टोकरी में पड़े तारों ने देखा कि उसके ठीक ऊपर पेड़ की एक शाखा झूल रही है। फिर तो पल भर में भयभीत तारो उस पर लटका, नीचे कूदा और सरपट दौड़ गया। मगर डायन को पता ही नहीं चल पाया। वो तो अपनी सहेली डायनों के साथ बढ़िया दावत खाने की तैयारी कर रही थी। वो बोली, ये लो बहुत बड़ी मछली। उसने टोकरी नीचे फेंक दी। आओ आओ इसे खाएं। या कहती हुई चिल्लाई, लेकिन टोकरी तो खाली थी। लगता है कि मछली निकल भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी जल्दी अभी दौड़कर पकड़ लेंगे। डायने चिल्लाई, तू कहाँ जाएगा बेवकूफ? कहाँ छिपेगा? हम तुझे अभी खा लेंगे। विकराल भूखी डायनों का झुंड दांत पीसता, आंखों से अंगार बरसाता दौड़ता चला आ रहा था। पास और पास धम धमाधम की आवाजें आ रही थी। बेचारा तारो, वो तो डायनों के मुंह से निकल रही लपटों से झुलसा जा रहा था। अब तो मैं नहीं बचूंगा, जल जाऊंगा, पकड़ा गया तो, या सोचते हुए वह भागा जा रहा था। अब सांस टूट रही थी, हाथ पैर जवाब दे गए थे। ये गिरा कि वो गिरा। एकाएक उसे जंगली लहसुन के घने ऊंचे खेत दिखाई दिए। मैं इसमें छिप सकता हूँ। भागता दौड़ता तारो लहसुन के खेत में घुस गया। वो ऐसे गिर पड़ा मानो मर गया हो। सांसें रोके हुए था। चीखती दौड़ती डायने भी उसके पास आ रही थी। और पास बिल्कुल करीब आ गई थी। मगर जैसे ही वे लहसुन के खेत के पास पहुंची, ये क्या, वे रुक गई। ठहरो, आगे मत बढ़ना, ये तो लहसुन है, लहसुन। यदि हमने इसे छू लिया तो हम सड़कर मर जाएंगी। अरे कितनी बड़ी यह मछली हाथ से निकल गई। हाय, चलो अब कोई दूसरी मछली ढूंढते हैं। चीखती चिल्लाती डायने जंगल की ओर भाग गई। अब तारो की जान में कुछ जान आई। तारो पूरी रात लहसुन के खेत में ही चुपचाप पड़ा रहा। मुझे नहीं मालूम था कि डायने लहसुन से डरती हैं। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। सुबह होने पर तारो ने बहुत सारे लहसुन के पौधे उखाड़े, उन्हें अपनी कमर में लटकाया, बालों में खोसा और एक गठरी बनाकर घर लौट आया। फिर उसने घर की छत, खिड़की, दरवाजे सभी जगह लहसुन लटका दिए ताकि कोई बुरी डायन प्रेत भीतर ना घुस पाए। अब उसने कंजूसी की आदत छोड़ दी। कुछ दिनों बाद उसने एक अच्छी महिला से शादी भी कर ली। तभी से दक्षिण जापान में हर साल 5 मार्च को लहसुन पर्व मनाया जाता है। अपने घरों को बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखने के लिए लोग घरों पर लहसुन की मालाएं टांगते हैं। भारत में भी लहसुन को कोई बुरी बीमारियों से बचाव की औषधि माना जाता है। धन्यवाद।